हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट एक दिन पहले, जिसके बाद कल हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का, वो आपका खत्म हो जाएगा। हम आ जाते हैं उस कॉमन प्रॉब्लम्स पे जो लास्ट वीडियो के बाद जितने भी बच्चों ने नोट्स वगैरह लिए उनकी कॉमन प्रॉब्लम क्या थी। तो उनकी थी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल है एफएम का, जो चैप्टर नंबर 9 के अंदर है, वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और डाउटफुल सिचुएशन ये है कि अगर उसके ऑप्शन में थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो आप कर देंगे, लेकिन अगर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया तो आपके 6 नंबर सीधे सीधे खराब हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स जिससे आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें, पेपर में छोड़ने की जरूरत नहीं है और 5 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज और क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इसके अंदर, हम बुक 2 के, जैसे हमने बुक 1 के जो बच्चे सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कुछ टॉपिक्स बताए थे, ऐसे ही बुक 2 के अंदर कुछ सिलेक्टिव स्टडी हम कर सकते हैं चैप्टर वाइज, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे सॉल्व करा के दिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो जो हमने स्टेप्स लिखा है कैसे इसके अंदर अप्लाई होंगे। तो लास्ट मिनट जाने से पहले आप ये चीजें जरूर देख के जाएंगे तो आपके 10 से 15 नंबर और बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि जो पिक्चर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो जितने भी सैंपल पेपर से पॉसिबल पिक्चर वाले क्वेश्चन है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं आपको गलत ना हो जाए, वो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल से, क्योंकि न्यूमेरिकल काफी बच्चों का कॉमन डाउट है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। देखिए फटाफट से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, ठीक है, और कंपनी के पास अभी डिवेंचर्स हैं 10 लाख रुपए के, तो इसका मतलब कंपनी में अभी टोटल जो कैपिटल है वो 20 लाख की लगी हुई है। फटाफट से सॉल्व करेंगे। टैक्स रेट कंपनी का 50% है, ROI 20%। तो जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ आ रहा कि पता नहीं कैसे निकलेगा और EPS कैसे निकलेगा, तो वो बच्चे आ जाइए फटाफट से स्टेप्स पे। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन का ये है कि EBIT कंप्यूट करे, तो या तो EBIT गिवन होगा या आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। जिनको कंप्यूट करना पड़ेगा तो क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, आप देखिए कि कंपनी के अंदर टोटल पैसा कितना लगा हुआ है और कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अब टोटल पैसा कितना लगा हुआ वो कैसे निकालेंगे, तो इक्विटी और डिबेंचर्स का या लोन का अमाउंट आप ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा, जो कि हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है 10 लाख का हमारा इक्विटी कैपिटल है और 10 लाख का हमारे पास डिबेंचर्स है, जिसे टोटल हम कर दें अगर तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 लाख। इस 20 लाख को अगर आप रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी ROI जो कि कितना है 20%, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 4 लाख। तो जो पहला स्टेप है हमारा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा EBIT आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख। पहले स्टेप में EBIT हो गया कंप्यूट। क्या बताया मैंने, दोबारा से सुन लीजिए। आपको इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल को ऐड करना है, उससे टोटल कैपिटल आ जाएगी और जो कमाई का रेट है उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपका EBIT आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि ये रहा आपका। इस क्वेश्चन के अंदर हमने EBIT कैसे निकाला है, EBIT हमने निकाला 20 लाख का 20% कर दिया हमने, तो हमारा EBIT आ गया हमारे पास 4 लाख। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। EBIT निकल गया, पहले तो इनकम स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। जिन बच्चों को इनकम स्टेटमेंट नहीं पता कि EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो EPS आता है। अगर आपको इतना भी नहीं पता है कि ऐसे सॉल्व किया जाता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर आ गए हम इंटरेस्ट, मतलब ये यूजफुल उनके लिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है और जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की थी। फिर आते हैं हम इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको स्टेप दिया गया है कि इंटरेस्ट को आपको निकालना है तो अमाउंट ऑफ डिवेंचर देखिए और उसके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए। हिंदी में क्या बात लिखी हुई है ये देखिए, ये रेट डिवेंचर के आगे लिखा होता है। तो अब आ गए हम क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवेंचर्स के आगे 10% डिवेंचर्स है 10 लाख के, तो 10 लाख का 10% आ गया आपका 1 लाख। तो सेकंड स्टेप के हिसाब से हम आ गए हैं इंटरेस्ट पे, और ये इंटरेस्ट कैसे निकला, 10 लाख के डिवेंचर्स थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो ये 1 लाख का आपका इंटरेस्ट आ गया। देन हम आ गए EBT आ गया हमारा माइनस करने के बाद 3 लाख। क्वेश्चन ने कहा था कि टैक्स रेट जो है 50% है। अब क्वेश्चन में टैक्स कैसे निकालें इस पे आ जाइए। देन आ गया स्टेप्स पे कि टैक्स कैसे निकाला जाता है। टैक्स से जो जस्ट पहले की अमाउंट है EBT, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितनी है EBT, हमारे क्वेश्चन में EBT है 3 लाख। इस पे टैक्स का रेट अप्लाई अगर आप कर देंगे तो स्टेप्स पे आ गए हम, मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। ये EBT इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद आता है, बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टैक्स रेट हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। हम आगे सॉल्यूशन पे, तो 3 लाख का जब आप 50% निकालेंगे तो ये आएगा 1,50,000। इस 1,50,000 को जब आप माइनस कर देंगे तो 1,50,000 ही बचेगा। नेक्स्ट जो 4th स्टेप है हमारा वो है कंप्यूट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत करा सकता है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालो जिसमें से लास्ट में डिवाइड करेंगे, तो इक्विटी कैपिटल और फेस वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। आ गए हम क्वेश्चन में।
10 लाख का हमारा कैपिटल है और 10 रुपीज ईच की फेस वैल्यू। तो 10 लाख कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि 10 लाख को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। तो हम आगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये हमने कैसे निकाला, ₹10 lakhs को डिवाइड कर दिया हमने फेस वैल्यू से 10 रुपए से, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए और इसको हमने EAT से डिवाइड कर दिया। तो लास्ट में जो हमारा आंसर बचा वो है हमारा EPS, अर्निंग पर शेयर। फटाफट से देखिए हमने कौन कौन सी चीज़ों के लिए स्टेप्स बनाए हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। EBIT निकालने का स्टेप है, इंटरेस्ट निकालने का स्टेप है, तो जब EBIT में से इंटरेस्ट निकाल दोगे तो EBT बच जाएगा। फिर उसके बाद टैक्स निकालने का ही स्टेप है, तो 3 स्टेप हो गए। फिर ये माइनस कर दोगे तो EAT आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी। तो 4 स्टेप अगर आप सही से लगा दे, जो कि मैं दोबारा दिखा दूं आपको। देखिए सबसे पहले निकालना है EBIT, कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल निकालो और रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, डिबेंचर्स को पकड़ो और उसके सामने इंटरेस्ट रेट देखो। टैक्स कैसे निकलेगा, जब EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आपका EBT आएगा, उस पर टैक्स रेट अप्लाई कर दोगे तो टैक्स निकल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेंगे, तो कई बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और फेस वैल्यू गिवन है तो मल्टीप्लाई करके कैपिटल निकाली जाती है, और अगर कैपिटल गिने तो डिवाइड करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाले जाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका EPS हमने निकाले हैं। सेकंड क्वेश्चन, EBIT है क्वेश्चन में 10 लाख रुपए की और उसके साथ टैक्स भी गिवन है 50%, ₹4 लाख। तो EBIT है 10 लाख, टैक्स है 50% और टैक्स के सामने लिखा है 4 लाख, मतलब टैक्स 50% है और टैक्स की अमाउंट गिवन है 4 लाख। आगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में गिवन है, आपसे पूछा है EPS एंड इंटरेस्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये है मिसिंग वैल्यू वाला, जिसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और जिन बच्चों को लग रहा था कि उनको ये आता है, उनको थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर दी जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर दें। ठीक, आते हैं वापस। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है कि उनका प्रैक्टिकल सॉल्व हो जाता है, तो इस मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन को जरा वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से ट्राई करिए, और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो मतलब आपको प्रैक्टिकल आते हैं। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में EBIT गिवन है, क्वेश्चन के अंदर कितना है EBIT 10 लाख का, और टैक्स रेट गिवन है 50%, और कह रहा है टैक्स का अमाउंट 4 लाख है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे EBIT। सेकंड क्वेश्चन, क्या EBIT आपको गिवन है, हम आ गए क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन, EBIT 10 लाख है, तो जो EBIT गिवन है हमने वो EBIT यहाँ पर लिख लिया है। इंटरेस्ट क्वेश्चन में पता नहीं है, तो मान के चलिए अभी मुझे ये वाली अमाउंट के बारे में कुछ नहीं पता, फिर मुझे इस वाली अमाउंट के बारे में भी कुछ नहीं पता अभी, और फिर मुझे EAT के बारे में भी कुछ नहीं पता अभी तो मुझे क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं है, बस टैक्स पता है कि वो कितना है 4 लाख। ठीक है, और क्या कुछ क्वेश्चन में गिवन है देख लेते हैं। नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है, तो हम आगे सॉल्यूशन में, और ये 40 भी हमने हटा दिया। जब क्वेश्चन में मुझे इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास EBIT है, मेरे पास टैक्स है और मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि जो टैक्स है वो 50% है, और मैंने टैक्स निकालने का तरीका आपको बताया था अभी स्टेप्स के अंदर कि टैक्स इज इक्वल टू EBT इंटू टैक्स रेट, जिसमें से आपका टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। और क्वेश्चन में टैक्स की अमाउंट गिवन है 4 लाख, EBT गिवन है और टैक्स रेट गिवन है 50%। तो क्या हम बोल सकते हैं कि EBT अगर आपको निकालना है तो 4 लाख डिवाइड बाय 50%। जिनको मैथ आती है वो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। 8 लाख हमारी क्या आ जाएगी EBT, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि किसी संख्या का 50% 4 लाख है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पे, तो EBT मुझे मिल गया है अब कितने का, EBT मुझे मिल गया है 8 लाख का। इसमें से इंटरेस्ट हमने कितने का माइनस किया होगा, 2 लाख का, तो ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा इंटरेस्ट वाली अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट टैक्स हमने माइनस कर दिया, अब 8 लाख में से 4 लाख जाएगा तो कितना बचेगा 4 लाख, और मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता है 10,000, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये बैलेंसिंग फिगर वाला कंसेप्ट है, जिसमें जो अमाउंट है और जितने परसेंट है। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर टैक्स रेट 30 होता तो हम क्या करते, तो हम इसी फॉर्मूले में रखते थे कि टैक्स इज इक्वल टू EBT इंटू टैक्स रेट, वो 30% होता, तो हम 30% को डिवाइड कर रहे होते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख के, ध्यान रखिएगा 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है और डिबेंचर्स है 5 लाख के। पहला स्टेप था EBIT निकालना, जो हमने स्टेप्स में पढ़ा था, और पहले स्टेप में हमने बोला था कि टोटल कैपिटल निकालो पहले। तो टोटल कैपिटल जब निकालोगे कैसे, 5 लाख प्लस 5 लाख कितनी हो गई 10 लाख, तो टोटल कैपिटल तो आ गई हमारे पास 10 लाख।
और क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, तो क्या इससे EBIT आ जाएगा 2 लाख का। क्वेश्चन में 3 केस बताए हैं, इफ ROI इज 20% एंड इफ ROI इज 10%। देखिए जरा ध्यान से, तो 2 बार में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहला पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो पहले पार्ट में ROI 20% है। 20% का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए। 10 लाख का 20% निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा EBIT 2 लाख। तो हम आगे सॉल्यूशन वाले पे, सॉल्यूशन वाले पे हमने देखा कि 10 लाख का हमने 20% निकाला तो आ गया 2 लाख। अब हमें माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे आ गए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला था 15% डिबेंचर से और 5 लाख का इंटरेस्ट है। जब 5 लाख का 15% निकालोगे तो आएगा 75,000। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 75,000, ये रहा 75,000। 2 लाख में से 75,000 माइनस किया तो 1,25,000 आ गया। फिर क्वेश्चन में आ गए हमें टैक्स निकालना है। टैक्स का रेट 30% है, तो 1,25,000 का 30% निकालोगे तो ये अमाउंट आ गई। देन आ गया EAT। अब हम आते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो हम आ गए इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 5 लाख, फेस वैल्यू कितनी 100 रुपये। तो जब डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। तो हम आ गए सॉल्यूशन पे, 5,000 के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए और ये हमारा आ गया EPS। क्वेश्चन में दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करो जब ROI 10% हो तो क्या क्या चेंज होगा, जरा ध्यान से देखिए। ये हमने 20% पे 2 लाख निकाला था, 10 लाख का 20%। अब हम 10 लाख का 10% करेंगे तो 1 लाख आएगा। इससे ना तो इंटरेस्ट चेंज होगा, इंटरेस्ट एज इट इज रहेगा तो अमाउंट बदल गई यहाँ पर। फिर टैक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ से EAT चेंज हो जाएगा और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका EPS इस केस में सेम आया। जब भी आपसे MCQ में पूछा जाए कि बताओ EBIT वाला सही रहेगा, तो डिबेंचर से पैसा लेना सही रहेगा या इक्विटी से पैसा लेना सही रहेगा, तो देखिए इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट बोलते हैं इसको। इसमें आप बाहर वालों से उधार ले रहे हो 15%, मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट समझ लीजिए। इसमें बाहर वालों से उधार ले रहे हो कितने परसेंट पे, 15% पे प्लस, और जब लगा के कमा रहे हो कंपनी के अंदर तो कमा रहे हो 20%। तो इसका मतलब 5% आपका मुनाफा है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसीलिए आपको डिबेंचर से पैसा लेना चाहिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन दूसरे कंसेप्ट में देखिए क्या हो रहा है, आप बाहर वाले से ले रहे हो 15% और कमाई का रेट क्या है 10%। तो जब बाहर वालों से 15% पे ले रहे हो और जब लगा रहे हो तो 10% मिल रहा है, तो 5% जेब से देना पड़ेगा आपको। वो नेगेटिव सिचुएशन है। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो EPS आया है, यहाँ पर जो EPS आया है वो कम आया है, क्योंकि इसमें बाहर वालों से जो हम ले रहे हैं पैसा उसकी कॉस्ट ज्यादा है और जो कमाई का रेट है वो है कम। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंपनी इज करंटली हैविंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 लाख। करंटली हैविंग का मतलब अभी ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है। कितने ईच का, 10 ईच का। तो 2 लाख के शेयर है, 10 ईच का, मतलब 20 लाख का कंपनी के पास अभी पैसा है। इट वॉन्ट्स टू रेज फर्दर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन ऑफ 10 लाख, यानी 20 लाख ऑलरेडी उसके पास है इक्विटी शेयर्स के रूप में। अब उन्हें चाहिए 10 लाख किसके रूप में, अब आगे देखेंगे कौन से चाहिए उनको। करंट EBIT कंपनी का 5 लाख है। ये है क्वेश्चन 4 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ बच्चे रट लेते हैं कि EBIT गिवन है तो वही यूज कर रहे हैं। EBIT गिवन है तो पहले देख लो कौन सा गिवन है आगे। अभी क्वेश्चन ने बोला है कि करंट में जो अभी हम पैसा कमा रहे हैं 5 लाख, तो ध्यान रखिएगा ये जो 5 लाख आप कमा रहे हो तो करंट का कैपिटल लगा के 20 लाख का कैपिटल लगा के कमा रहे हो। सेम रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सपेंशन। मतलब ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, EBIT देखा, EBIT चिपका दिया। आगे फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड टू रेज द फंड्स फ्रॉम 20% डिबेंचर्स। आपसे डिसीजन नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे कि हमने तो डिबेंचर्स से पैसा ले लिया है, आप बताइए सही किया या गलत किया। कई क्वेश्चन में सोर्स भी पूछते हैं, बताओ इक्विटी से ले या डिबेंचर से ले, आपको बोलते हैं हम तो डिबेंचर से ले रहे हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम जो कमाई कर रहे हैं, पहले आपको इस क्वेश्चन में ROI निकालना पड़ेगा कि रेट क्या है हमारी कमाई का। तो अभी करंटली क्वेश्चन में EBIT जो लिखा है वो 5 लाख लिखा है, तो अभी का EBIT लिखो। फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि अभी कितने पैसे लगाए हुए हैं, 20 लाख। तो 5 लाख रुपए कमाते हैं, 20 लाख रुपए लगा के, तो रेट क्या आ गया हमारा, रेट आ गया 25%। आगे क्वेश्चन ने कहा था कि हम सेम रेट कमाएंगे, मतलब लेकिन आगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो जो न्यू EBIT आएगा हमारा वो इस तरीके से आएगा कि 20 लाख हमने पहले से लगाए हुए हैं प्लस 10 लाख इस बार और चाहिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी कितने की, 30 लाख की, और रेट सेम रहेगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था। देखिए द सेम रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सपेंशन। और ये जो वाला जो EBIT है ये करंट EBIT है, ध्यान रखिए। दोबारा से बता दूं मैं, अभी कंपनी के अंदर 20 लाख रुपए लगे हुए और अभी 5 लाख कमाते हो, तो कमाई का रेट हुआ 25%। उन्होंने कहा 10 लाख और लगाएंगे लेकिन रेट सेम कमाएंगे। रेट सेम का मतलब ये होगा कि 10 लाख पे भी 25% कमाएंगे। तो पहले 5 लाख ये कमा लिया हमने, फिर 10 लाख का 25% कमाया, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। तो जो टोटल अब हमारी कमाई हो जाएगी वो हो जाएगी 7.5 लाख रुपए।
ये इस तरीके से हमारा न्यू EBIT आएगा। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में देखे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करके जाएंगे आगे। फिर हम माइनस आ गए, इंटरेस्ट कर दिया हमने। अब इंटरेस्ट कैसे करेंगे माइनस? अभी तो हमारे पास सिर्फ इक्विटी कैपिटल है जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं जाता, लेकिन उसने कहा था 10 लाख रुपए जो हम रेज करेंगे ये 20% डिवेंचर से करेंगे, तो 10 लाख का 20% करेंगे तो ये आ गया आपका 2 लाख। यहां से आया आपका इंटरेस्ट, हमने कर दिया इसको माइनस। अब 750 में से 2 लाख माइनस किए तो 550 आ गया। फिर क्वेश्चन में टैक्स रेट पढ़ लेते हैं फटाफट से। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है 50%, तो हमने यहाँ पे टैक्स रेट 50% एप्लीकेबल कर दिया, तो ये 275 आया जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आगे अब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालें। क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही मुझे बता दिया था, हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि मेरे पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो बस सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमने 275 को 2 लाख से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1.37। ये हमारा EPS है, बात खत्म। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उसने बोला था आपने सही किया या गलत किया। ये पहला वाला पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया, अगर आपकी कंप्यूटेशन ठीक है तो आप पहला वाला पार्ट तो सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत आपको आएगी तब, एक सेकेंड, अरे आंसर कैसे कट गया ना, अभी भी कट रहा है। देखिए क्वेश्चन ने कहा था EPS निकालो, तो हमने EPS निकाल दिया। फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए आपका डिसीजन सही है या नहीं है। तो जिनका कंप्यूटेशन पार्ट स्ट्रांग है वो भी इसका आंसर जो है वो गलत लिखेंगे। किस तरीके से सही है या नहीं ये हम कैसे बताएंगे? हम ही बताएंगे कैसे। देखिए ROI है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने परसेंट है? 25% है। अब इस 25% को आप कंपेयर करिए कि जब आप बाहर वालों से पैसा लेते हैं तो कितने परसेंट पे लेते हैं। तो ये हमने देखा जब हम बाहर वालों से पैसा लेते हैं तो 20% से लेते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने बाहर वालों से पैसे लिया 20% ब्याज के रेट पे और उन्हीं का पैसा लगा के 25% हम कमा रहे हैं, तो हमारी जेब में 5% रह जाएगा। तो ये एक सही सिचुएशन है। कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन में भी आता है कि रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा हो इंटरेस्ट से तो क्या लेना चाहिए? डिबेंचर। तो आपको बताना है क्या ये डिसीजन सही है, तो आप बोलेंगे यस डिसीजन बिल्कुल सही है। रीजन बिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस ये वाले पॉइंट में आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का ये है। एग्जिस्टिंग का मतलब अभी बस इतने पैसे लगे हुए हैं। कितने पैसे लगे हुए हैं? 5 लाख इक्विटी के रूप में और 10 लाख 20 लाख डिवेंचर, 25 लाख डिवेंचर्स के रूप में। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट अभी हमारी कंपनी के अंदर है वो है 30 लाख। फिर हम आगे द कंपनी वॉज इन नीड ऑफ एडिशनल फंड्स ऑफ 20 लाख। इसका मतलब जब कंपनी को 20 लाख रुपए रेज कर लेगी तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी 50 लाख। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि अभी कंपनी का करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें कंपनी ने 30 लाख लगाए हुए हैं, हालांकि उसे आगे फंड्स चाहिए 20 लाख रुपए। अब कंपनी ने 2 सोर्स बताए, इसके पास मेरे लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंपनी के पास कि 10% के डिवेंचर्स, मतलब ये जो हम एक्स्ट्रा 20 लाख रुपए लेके आ रहे हैं ये और डिवेंचर्स इशू कर दे या फिर इक्विटी शेयर्स इशू कर दे 50 ईच के। तो इस केस में क्या होगा? कंपनी का जो ROI है वो 20% है, टैक्स रेट 50% है। फटाफट से आते हैं, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन ने EBIT गिवन है? आंसर इज नो। आफ्टर द एक्सपेंशन ROI ऑफ द कंपनी इज 20%। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको एग्जिस्टिंग EBIT वगैरह से निकालने की जरूरत है? आंसर इज नो। उन्होंने कहा एक्सपेंशन के बाद ROI 20% रहेगा, तो हम टोटल कैपिटल लगा देंगे तो टोटल कैपिटल एक्सपेंशन के बाद हो जाएगी 50 लाख और इस 50 लाख पे 20% हम पैसे कमाने वाले हैं, तो 50 लाख का 20% मतलब 10 लाख। तो ये 10 लाख हमारा केस A में भी रहेगा और केस B में भी रहेगा। लेकिन आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर बदल जाएगा। पहले वाले केस में आप और डिबेंचर्स लेके आने वाले हैं और दूसरे वाले केस में इक्विटी लेके आने वाले हैं। तो जिसमें डिबेंचर्स लाओगे उसमें ब्याज बढ़ेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा, और जिस केस में इक्विटी लेके आओगे उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे, ब्याज सेम रहेगा। देखिए कैसे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट कितना है हमारे पास। देखिए इस क्वेश्चन में 25 लाख के डिवेंचर से 10% का रेट है, तो 2.5 लाख रुपए का मेरे पास ब्याज है अभी करंट में। तो ये तो जो 2.5 लाख रुपए है ये तो दोनों ही सिचुएशन में माइनस होंगे। लेकिन अगले वाले जो 20 लाख रुपए है उस पे भी क्या सेम एप्लीकेबल होगा? देखिए फटाफट से। क्वेश्चन ने बोला है कि हम जो डिवेंचर्स लाएंगे वो केस ए में लाएंगे। कितने के? 20 लाख के डिवेंचर्स और कितने परसेंट? 10%। तो 20 लाख का 10% 2 लाख। तो ये जो 2 लाख का एडिशनल ब्याज है ये लगेगा सिर्फ आपका कौन से ऑप्शन में? केस ए में, क्योंकि केस बी में अगर आप इक्विटी से पैसा लाएंगे तो ब्याज नहीं बढ़ेगा, तो यहां पर आ गया नील। तो जो टोटल इंटरेस्ट है यहां पर माइनस होगा, तब आएगा EBIT 550, और यहां पर सिर्फ एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ही माइनस होगा, तो यहां पर आएगा 7,50,000। फिर आ गए हम फिर से टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स का रेट 50% था शायद, तो टैक्स का रेट हमने माइनस कर दिया एट द रेट 50%।
टैक्स माइनस हो गया तो ये आफ्टर टैक्स अमाउंट आ गई। देखो दो चेंज आए, पहला तो इंटरेस्ट में ओल्ड आपका सेम रहेगा, न्यू आ जाएगा, फिर इधर ओल्ड सेम रहेगा और न्यू किस में आएगा, तो इस बार ओल्ड सेम रहेगा दोनों में, और जो न्यू जाएगा वो केस ए में ना जाके किस में चला जाएगा, केस बी में। तो देखिए फटाफट से, अभी हमारे पास कितनी कैपिटल थी, तो अभी हमारे पास 5 लाख की कैपिटल थी और 150 ईच का था, तो हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। तो हमने ये डिवाइड किया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आए, दोनों के अंदर 10-10 हजार, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है दोनों ही कंपनी का। नए वाले में हम कह रहे हैं 20 लाख लेके आएंगे 50 ईच का, ये क्वेश्चन ने कहा था। देखिए नए वाले में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हम 20 लाख लेके आ रहे हैं 50 ईच का, तो 20 लाख को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो अब जब हम इधर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो ये 50,000 हो जाएगा, और इधर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो ये 10,000 हो जाएगा, जिसके बाद आपका ईपीएस जो आएगा ये आएगा 27.5 और ये आ जाएगा 7.5। ये था इसका कंप्यूटेशन। मतलब जब भी आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है और आपसे बोल रहा है आपके पास दो सोर्स है, तो दोनों सोर्स में देखिएगा कि जिसमें डिबेंचर्स आ रहे हैं उसमें ब्याज बढ़ जाएगा और जिसमें इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे। बस ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपकी गलती के चांसेस हैं। अगर आप ओल्ड और न्यू वाली चीज नहीं समझ रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का ब्याज दोनों में जाएगा और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोनों में जाएंगे, जिस ऑप्शन में डिबेंचर्स आ रहे हैं वहां इंटरेस्ट बढ़ेगा बस, और जिस ऑप्शन में इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं उसमें बस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे, और कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपनीज करंट कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। ये हर कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पे डालने की कोशिश की गई है, तो आप भी कोशिश करिएगा कि इनको सॉल्व कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा। इक्विटी कैपिटल है 4 लाख की और 10% डिबेंचर है 1 लाख का, तो ध्यान रखिएगा इस 1 लाख पे जो 10% के डिबेंचर है वो तो किसी भी सोर्स से ले लो, करंट सिचुएशन में सेम रहेगा। द कंपनी वांट्स टू रेज 5 लाख फॉर एक्सपेंशन, यानी कि अभी भी कंपनी के पास कितने पैसे हैं, 5 लाख, और एक्सपेंशन के लिए भी कितने पैसे चाहिए उनको, 5 लाख। यानी कि जब आगे जाके आप बात करोगे तो जो टोटल कैपिटल हो जाएगी कंपनी के पास वो हो जाएगी 10 लाख की। आगे उसके पास दो ऑल्टरनेटिव्स, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, या तो डिबेंचर्स इशू कर दो या फिर न्यू इक्विटी शेयर इशू करो, कितने के, 10 ईच के। कंपनी का अभी जो ईबीआईटी है वो 1 लाख है और सेम रेट एक्सपेक्ट है आफ्टर एक्सपेंशन, आपको बताना है, और टैक्स रेट 50% है। करना क्या है, ईपीएस बताइए और इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो जिसका ईपीएस ज्यादा होगा वो सिलेक्ट करेंगे। इसका शायद हमने सॉल्यूशन नहीं लिखा है यहाँ पर, तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 6। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला यही वाली लाइन कि हम जो अभी ईवीआईटी का रेट है वही रेट हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ रिटर्न, जिसे आरओआई भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी ये देखिए जब आप रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप देखिए एग्जिस्टिंग ईवीआईटी कितना है आपके पास, एग्जिस्टिंग ईवीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल, इससे आपको रेट पता चल जाएगा, एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल। तो क्वेश्चन में जब हम गए तो क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास अभी जो ईवीआईटी है वो कितने का है, 1 लाख का, और एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल हमने यहाँ निकाली थी 5 लाख की। तो हम आ गए इधर कि आपके पास 1 लाख की एग्जिस्टिंग ईवीआईटी है और जो टोटल पैसे आपने लगाए हुए हैं वो है 5 लाख के, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 20%। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आई होगी। फिर जब आप निकालने बैठेंगे न्यू ईवीआईटी कैसे निकलेगा, तो ईवीआईटी के जब मैंने स्टेप्स बताए थे आपको, तो ईवीआईटी निकालने का स्टेप आज भी वही रहेगा, टोटल कैपिटल निकालिए और रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हालांकि हमारे क्वेश्चन में जो मेरी टोटल कैपिटल हो जाएगी वो 5 लाख पहले से थी और 5 लाख और लेके आ रहे, मतलब टोटल मिला के हो गई कितनी, 10 लाख, और इन 10 लाख पे रेट अप्लाई होगा 20% का, तो जो कि अमाउंट आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए। जिसके लिए हमें फिर से दो केस, एक ऐसा केस जिसमें हम डिबेंचर लेके आने वाले हैं, पहला केस जिसमें हम डिबेंचर लाने वाले हैं और दूसरा केस जिसमें हम इक्विटी लेके आने वाले हैं। दोनों ही कोई भी केस ले लीजिए, आपके ईवीआईटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ईवीआईटी जो होगा हमारा वो सेम होगा जो कि हमने निकाला है अभी अभी नई कैपिटल पे 2 लाख, तो हमने यहाँ पे लिखा ईवीआईटी 2 लाख और 2 लाख। फिर से मैं स्टेप से क्वेश्चन करा रहा हूँ कि पहला स्टेप होता है ईवीआईटी निकालना, तो पहले कुछ पैसे लगे हुए थे, पहले कुछ कमाई थी, हमने उससे रेट निकाल लिया और अभी मेरा नया ईवीआईटी निकाल लिया, जिसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा ब्याज, इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट कितना आएगा, पहले ऑप्शन में इंटरेस्ट देखूं या पहले अभी जो मेरा करंट में इंटरेस्ट चल रहा है वो देखूं, तो आप एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट देखिए। तो मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में पहला जो इंटरेस्ट में माइनस करूंगा वो है एग्जिस्टिंग, जो शुरुआत वाले 5 लाख लगे हुए थे उसकी बात बताइए। तो जो स्टार्टिंग वाले 5 लाख लगे हुए थे उसमें 1 लाख के मेरे पास डिबेंचर्स थे और 10% का रेट था, तो 10,000 रुपये आएंगे दोनों में, 10,000 और 10,000। फिर आऊंगा मैं न्यू वाले पे, ओल्ड और न्यू,
अब आते हैं न्यू वाले में, कौन से ऑप्शन में डिबेंचर्स आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। तो ऑल्टरनेटिव नंबर ए में मेरे पास डिबेंचर्स आ रहे हैं और अमाउंट है जो मुझे फर्दर चाहिए वो कितनी है, 5 लाख। तो 5 लाख पूरी अमाउंट आएगी और 10% का ब्याज ले जाएंगे वो, तो 5 लाख का 10% 50,000। तो फर्स्ट ऑप्शन में मेरे पास न्यू इंटरेस्ट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब जो मेरा टोटल इंटरेस्ट माइनस होगा यहाँ से, वो ये दोनों मिला के होंगे और यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटरेस्ट माइनस होगा। मतलब जिसमें डिबेंचर्स आ रहे हैं वो मेरा ब्याज बढ़ा देंगे, जिसमें इक्विटी आ रहे हैं वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है वो दोनों में रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। अभी जो कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए लगे हुए हैं, तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा EBT। तो 2 लाख में से जब 60,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000, माइनस का साइन लगा दीजिएगा। और जब 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,90,000। फिर हम इस क्वेश्चन में माइनस करेंगे टैक्स रेट। एट द रेट की टैक्स का क्या रेट है वो क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, 50% है, तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 50%। तो जो अमाउंट टैक्स का होगा वही आगे वाली अमाउंट होगी, क्योंकि अमाउंट सीधा हो जाएगा आधा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करने के लिए 70,000 यहाँ पर लिख दिया और 95,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि टैक्स आधा आधा जा रहा है हमारा। अब लास्ट जो हम डिवाइड करेंगे वो डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें भी मेरे पास 2 कंसेप्ट है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में जब मैं एग्जिस्टिंग से डिवाइड करूंगा, एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर किस में है और न्यू इक्विटी शेयर किस में। तो एग्जिस्टिंग वाली चीज तो दोनों में होगी। देखिए स्टार्टिंग में इक्विटी कैपिटल लगे थे 4 लाख के, एक 10 का था, तो कितना आ जाएगा 40,000। तो एग्जिस्टिंग तो मेरे पास 40,000 दोनों में ही है। 40,000 इक्विटी शेयर्स इसमें है और 40,000 इक्विटी शेयर्स इसमें है। क्या फर्स्ट वाले ऑप्शन में ब्याज बढ़ा था? आंसर इज यस, ब्याज बढ़ा है। इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज नहीं बढ़ेगी, तो न्यू वाले में नहीं आएंगे। अब आते हैं दूसरे वाले में। इसने कहा था हम 5 लाख रुपए लाएंगे जिसमें इक्विटी शेयर की वैल्यू आएगी 10 रुपए। तो आप 5 लाख को डिवाइड करोगे 10 से तो ये आ जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो अब जब आप टोटल डिवाइड करेंगे और जब ईपीएस निकालेंगे तो 70,000 को डिवाइड करेंगे 40,000 से तो इसका ईपीएस आ जाएगा, और 95,000 को डिवाइड करेंगे 90,000 से तो इसका ईपीएस आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब डिवाइड वाला पार्ट है मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं। कहाँ चला गया कैलकुलेटर? आ जाओ भाई। $70,000 था फर्स्ट वाले में, जिसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे वो थे 40,000, 1.75। आप भी पॉइंट में करके जल्दी निकाल सकते हैं। ये मत बोलना कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो और हमें तो पेपर पे वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अमाउंट जो है थोड़ी सी इजी आएगी और 2 डिजिट तक की कैलकुलेशन आपको दिखानी है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट आएगी 1.75 और नेक्स्ट है 95,000 को 90,000 से डिवाइड करना है, तो 0.95,000 डिवाइड बाय 90,000 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.05। आपको 2 डिजिट तक कैलकुलेशन करनी है और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन में मत जाइएगा कि जी मेरे टीचर ने बोला है कि इसको ऐसे सजा देना, नाम लिख देना, एक इनकम स्टेटमेंट इररिलेवेंट। बना दोगे स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाओगे तब भी बहुत अच्छी बात है। लास्ट में मैटर करेगा आंसर और आपके वर्किंग नोट्स। तो जो जो चीज़ें मैंने आपके स्टेप्स में समझाई है यहाँ वाले स्टेप्स में, अगर आप इनका वर्किंग नोट बना के उसको दिखा रहे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम आज के। तो इन्होंने ये बोला था कि एक तो ईपीएस निकालो, तो हमने ईपीएस निकाल दिया। और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो आ जाइए सॉल्यूशन में। हमने निकाला ईपीएस और जिसका ईपीएस ज़्यादा वो ऑप्शन सही। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये फिर से मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है और इसे वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिनको कंसेप्ट ढंग से समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर है 7। मैं आ गया हूँ इसके सॉल्यूशन पे। इसका भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसका भी साथ के साथ सॉल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल पे आ गया। क्वेश्चन ने कहा था अर्निंग आफ्टर टैक्स है 60,000 और टैक्स रेट 40% है, इंटरेस्ट है 20,000, ईपीएस है 6, इनकम स्टेटमेंट बनाइए। तो जब भी आपसे बोले इनकम स्टेटमेंट बनाइए तो पहले तो पूरी इनकम स्टेटमेंट जो होती है उसे बना के बैठ जाइए आप। पहले आता है ईबीआईटी, उसके बाद माइनस होता है उसमें से ब्याज यानी इंटरेस्ट, फिर आ जाता है उसके बाद ईबीटी, फिर माइनस होगा उसमें से टैक्स रेट, तो ये आ जाएगा आपका ईएटी। फिर डिवाइड करेंगे हम किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो आ जाएगा आपका ईपीएस। अब क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले फिल कर लीजिए तब क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। अर्निंग आफ्टर टैक्स 60,000 है, टैक्स रेट 40% है, इंटरेस्ट 20,000 है। तो हम आ गए अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है यहाँ पर ये वाली जो अमाउंट है वो है 60,000। क्वेश्चन ने कहा है टैक्स रेट जो है वो मेरा 40% है,
जिन बच्चों को लगता है कि उनको न्यूमेरिकल आता है, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए और ट्राई करके देखिएगी कि आपको सच में आता है या आपका वहम है। ठीक है, ईपीएस है 6, तो ईपीएस आ गया 6। क्या और भी कोई चीज़ गिवन है मुझे? इंटरेस्ट गिवन है 20,000। तो जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल आता है उसे वीडियो को पॉज करिए, हो सकता है आप सॉल्व कर दें, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए मिसिंग वैल्यू वाले तो आप फंस जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए फटाफट से। जब किसी अमाउंट में से मैं उसका 40% माइनस करूंगा तो क्या इसका मतलब यह है कि ये 60% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अगर किसी अमाउंट को मैं 40% माइनस कर दूं उसमें से तो वो क्या बच जाएगा? 60%। अब जो ये 60,000 देखिए, आपको निकालना है 100% अमाउंट, तो आप ऐसा मान के चलिए कि ईबीटी का 40% कर दूं तो टैक्स निकल जाएगा, और ईबीटी का ही 60% कर दूं तो 60,000 ईएटी निकल जाएगा, मतलब माइनस करने के बाद। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि ईबीटी में मैं 60% से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ईएटी का अमाउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ईबीटी को अगर 40% से मल्टीप्लाई करता हूं तो टैक्स मिल जाता है, और अगर 60% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ईएटी। तो मुझे ईबीटी तो नहीं पता, तो ईबीटी को मैं छोड़ दूंगा इधर, लेकिन मुझे ईएटी पता है कि वो 60,000 है, और परसेंटेज को ले जाऊंगा इधर, डिवाइड में 60% है, तो ये अमाउंट आ जाएगी 1,00,000 रुपए। तो इससे आपकी आ गई है क्या? ईबीटी। तो वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया कि ईबीटी जो है वो मुझे 1,00,000 रुपए मिल गई है। अब 1,00,000 का ही 40% रहा होगा 40,000, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया। अब ईबीटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आता है ईबीटी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा? वापस ऐड कर दीजिए, तो 1,20,000 रहा होगा। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से कितने से डिवाइड किया होगा कि 6 आया होगा, तो 10,000 से डिवाइड किया होगा। ये आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट भर चुकी है। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता, रट रखा है बिल्कुल कि ईबीटी में टैक्स रेट माइनस टैक्स अप्लाई करते हैं तो टैक्स आता है, तो ना तो ईबीटी दिया उन्होंने और टैक्स रेट दिया है लेकिन अमाउंट नहीं दिया, तो कैसे निकालोगे? तो इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट आता है। हालांकि आप ऐसा मान के चलिए कि मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, और जैसे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए हैं, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी देना, न्यू रेट निकालना, सेम रेट पे अप्लाई होना, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर आने के चांसेस है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं 1%, और आपके एग्जाम में ही वो 1% अप्लाई हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तो आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको कौन सा वाला, ये मैंने बता दिया आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा है जो आपको तंग कर रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसकी फोटो लेके इस नंबर पे भेज दीजिए। आपको कहोगे तो वीडियो सॉल्यूशन उसी बच्चे को जिसको प्रॉब्लम है उसको मिल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। तो इस नंबर पे आप अपना जो भी दिक्कत है, जिस भी क्वेश्चन में जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वो आप इस पे भेज सकते हैं। तो आपको पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अगर समझने में प्रॉब्लम होगी तो उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगर कोई प्रैक्टिकल आपको तंग कर रहा है तो, हालांकि कुछ भी तंग कर रहा है तो भी आप बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है, मैंने उसमें कहा था कि आपको पिक्चर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। जिस पिक्चर वाले क्वेश्चन में गलती के चांसेस क्या होते हैं कि पहले हम ये समझते हैं कि जो पिक्चर कह रही है वही आंसर लिखना है हमें। तो देखो, जब आप इस पिक्चर को देखोगे, हालांकि आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रही होगी, और बोर्ड वाली भी बहुत क्लियर नहीं दिखती है क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो एक लेडीज है और एक सेलर है, वो कुछ सामान बेचने के लिए कह रहा है लेकिन ये मना करे, लेकिन बाद में इन्होंने खरीद लिया है। तो आप बोल सकते हैं ये सेलिंग कंसेप्ट हो सकता है कि पहले वो समझ नहीं रहा था, खरीद नहीं रही थी, लेकिन उसने अच्छी मार्केटिंग स्किल अप्लाई की और सेलिंग कंसेप्ट से बेच दिया। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, पिक्चर वाले क्वेश्चन में भी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं केस स्टडी में बताता हूं आपको हमेशा। देखिए, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी विच फोकस ऑन पेइंग अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो अगर आप इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे तो ही आप आंसर लगा देंगे। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, ये आपको पता होगा। जो फिलॉसफीज है हमारी मार्केटिंग की, जिसमें प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉस्ट कटिंग पे, प्रोडक्ट जो है क्वालिटी पे देता है, सेलिंग जो है इंटेंसिव, या हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेवल की एडवर्टीजमेंट करने, बस बेचने पे ध्यान रखते हैं, मार्केटिंग नीड्स एंड वांट्स पे, और ये बाकी सारी सोसाइटी वाली और एनवायरनमेंट वाली चीज़ों पे, जो कि इसी का एक्सटेंशन, और ये हो गया आंसर। अब अगर इस पिक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जो कि पहली बार देखने में नहीं लगेगा, कि ये जो सामान दे रहा था, इनको सब्जियां दे रहा था प्लास्टिक की थैली में, तो इन्होंने प्लास्टिक की थैली लेने से कर दिया मना, और बाद में एक पेपर वाले बैग में फल फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को लेके आए, जो कि इस क्वेश्चन से समझाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि थर्ड क्लास क्वालिटी की इमेज क्वालिटी होगी आपके एग्जाम में, प्लस वो ब्लैक एंड व्हाइट होगी, तो आप वैसे ही नहीं समझ सकते। तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रिक्वायरमेंट को ढंग से सुने। नेक्स्ट आ जाते हैं,
क्वेश्चन ने कहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द कंपनी जो कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को, डुप्लीकेशन को कम करता है। मैं कहता हूं रिक्वायरमेंट भी मत पढ़ो, आंसर आ जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में फंक्शन के बेसिस पे होता है, डुप्लीकेशन हट जाती है वहां से, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देता है। तो आपको पिक्चर भी देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, जनरल मैनेजर पता नहीं आपको विजिबल भी है या नहीं, और है भी घटिया ही, और ये सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, पर्सनल, एचआर, सेल्स, टेक्नोलॉजी। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा पिक्चर वाले क्वेश्चन में, पिक्चर में देख के डाउट में मत रह जाना, पता नहीं क्या कह रहा है। रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा रिक्वायरमेंट से ही। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन बीइंग हाइलाइटेड। तो चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट के नेचर पूछ रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये एक टोपी है, ये क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन है। अब इसको देख के आपके मन में कुछ भी आ सकता है कि ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एथिकल कोड, लेकिन ध्यान रखिए ये लिखा हुआ है एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट का मतलब ये है कि मैनेजमेंट में मैनेजर बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। लेकिन किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें जो पॉइंट नंबर है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो जिन बच्चों ने रिवीजन कर रखा है उसको पता चल गया होगा। हालांकि एक बार में अगर आप पिक्चर को देखेंगे और आपका टेस्ट की तरफ ध्यान नहीं गए तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन को गलत कर दे, और इन्हीं में से हो सकता है आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए। अब इन्होंने क्या कहा, आगे एक बड़ी सी बिल्डिंग बता दी, बताइए किस चीज की बिल्डिंग है। तो अगर आप बिल्डिंग पे ध्यान देंगे तो पढ़ते ही रहेंगे। आपको पढ़नी है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है देखिए, A close examination of the above picture reveals building of the regulatory authority। एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटी को प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है सिक्योरिटी को। पता चल गया होगा आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो सेबी इसको बोल रहे हैं। जिसमें जो ये डायग्राम है, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए देखिए, पहला क्वेश्चन किया हमने, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है। अगर ये रिक्वायरमेंट आप एमसीक्यू में हमसे वैसे ही पूछ लो तो भी हम कर देंगे, इसमें भी हमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, इसमें हमें डायग्राम की जरूरत पड़ी, क्यों कि क्वेश्चन ने कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इसमें क्या हमें डायग्राम की जरूरत पड़ी, आंसर इज नो। हम इसकी भी रिक्वायरमेंट से पता लगा सकते थे। अब आ जाते हैं इस पे, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन विच में टेक्स प्लेस। तो अब आप देखिए, आपको दिख रहा है ये वाले लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। चुगली तो प्रोजेक्टर पे होगी नहीं, तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, तो हम बोल सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन है। हालांकि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे सुपीरियर सबऑर्डिनेट वगैरह लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इस पिक्चर को आप बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी पिक्चर है फाइनली जिसे हम देख के बता सकते हैं, जिसमें हमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वाली कम्युनिकेशन है हमारी फेवरेट, कौन सी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और अगर कभी क्वेश्चन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑप्शन में नहीं गिवन हो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। जैसे इसमें तो नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में अगर इनफॉर्मल नहीं लिखा होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, और हालांकि पढ़ लेते हैं हम, पीपल्स बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय रूमर्स, और रूमर्स किस में आते हैं, इनफॉर्मल में। तो अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं लग रही है फिर भी आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट, नेम द लेवल ऑफ पैकेजिंग डिटेल। जो अब देखो इसमें दो तरीके की पैकेजिंग दिख रही है हमको। एक तो पैकेजिंग दिख रही है जो अंदर है इसमें बॉक्स में बनी हुई है, और एक ये कार्बोनेट वाले बॉक्स होते हैं। तो ये कौन सी पैकेजिंग हो गई, कुछ बच्चे कहेंगे सेकेंडरी लेवल है, कुछ कहेंगे प्राइमरी है। तो आप बोल सकते हैं प्राइमरी एंड ट्रांसपोर्टेशन है, ये वाली प्रोडक्ट से अटैच्ड है और इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को हमें डाल के आगे सप्लाई करेंगे इसको। तो प्राइमरी है और ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन। तीन तरह के डिसीजन होते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन। क्वेश्चन ने बोला इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन पिक्चर। देखो ये दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे है, इसमें कंस्ट्रक्शन की जा रही है। कंस्ट्रक्शन हो या किसी प्लांट को मॉडर्नाइज करना हो, एक्वायर करना हो, परचेज करना हो, कुछ भी करना हो, तो कौन से डिसीजन में जाता है, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अगर आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ऑप्शन ना हो तो आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नेक्स्ट आ गए, क्वेश्चन ने पूछा आइडेंटिफाई द बिजनेस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल, लीगल, सोशल वगैरह। एनजीटी रूल है, आरटीओ, एनओसी है, और इसमें जो 10 साल वाले पुराने वाले हैं, मतलब ये रेलेवेंट है जो आजकल डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इनको, तो ये लीगल एनवायरनमेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है बी ए स्मार्ट कंज्यूमर। तो पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, क्या रिक्वायरमेंट से कुछ मिलेगा हमें। देखिए, आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग प्रमोटेड। तो कौन सा राइट प्रमोट किया गया और ऑप्शन दिए गए। तो मतलब सारी चीजें आपको पिक्चर से ही देखनी है। यहाँ पर हालांकि दिख नहीं रहा होगा आपको, और जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसमें वैसे ही नहीं दिखेगा आपको। बी ए स्मार्ट कंज्यूमर, उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको सारी। तो ये कौन सा राइट है, तो इसे बोलेंगे राइट टू बी इन्फॉर्म। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, नेम द फीचर ऑफ मार्केटिंग रेफटिंग। देखिए ये यहाँ पर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है और ये कुछ रिसीव करे, तो ये इसको प्रोडक्ट दे रहे हैं और ये इसको पैसे दे रहे हैं। ये कौन सा फीचर ऑफ मार्केटिंग है, ये है आपका कस्टमर वैल्यू या एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म, जब भी कस्टमर वैल्यू वाली बातें आएंगी तो इसमें यूटिलिटी वगैरह की चीजें डिस्कस होंगी। मार्केट ऑफरिंग में वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हुए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। प्रोडक्ट के फीचर्स पे
या फिर उसके वेरिएंट्स पे कि कितने तरीके के वेरिएंट्स हम में लेके आ रहे हैं, मॉडल्स पे लेके आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मार्केट ऑफरिंग होती है और नीड्स एंड वांट्स तो स्टार्टिंग में ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये थे हमारे पहले ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो पिक्चर्स में आपको, पिक्चर्स में देखोगे तो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो पहला जो हिंट है वो ये है, आप रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए और जैसे नॉर्मल केस स्टडी सॉल्व होती है वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, एक तो हमारे न्यूमेरिकल इसके सॉल्यूशन, और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के साथ साथ हमने देखे स्टेप्स, 4 स्टेप, EBIT निकालो, इंटरेस्ट निकालो, टैक्स निकालो और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम, कौन से आज के, कि बुक 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि काफी सारे बच्चे सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं इस बार। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि जैसे बुक 1 के दिए थे वैसे ही बुक 2 के भी दे दीजिए आप। तो बुक 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे आपके। चैप्टर 9 में आप फैक्टर्स अफेक्टिंग दे रखेंगे, दोनों टाइप के कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के भी, फिक्स कैपिटल के भी। नेक्स्ट हम आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन और फैक्टर्स। देखिए इनमें से कैपिटल में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस है, और फाइनेंशियल डिसीजन में से तीनों डिसीजन या उसके फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं आइडेंटिफाई करके। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से करना है आपको। कंसेप्ट में मैंने दोनों लिख दिए, कैपिटल स्ट्रक्चर, और अगर आपसे बोले आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या फिर कंसेप्ट जो चैप्टर 9 से रिलेटेड है, तो दो कंसेप्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल प्लानिंग। जब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में इसको हिंट बता दूं मैं आपको, इसमें होता है राइट अमाउंट ऑफ फंड्स एट द राइट टाइम। जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसका आंसर होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, राइट अमाउंट ऑफ फंड्स एट राइट टाइम, मतलब क्वांटिटी और अमाउंट और टाइमिंग, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के जब आंसर दोगे तो इसका होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का आंसर होगा राइट अमाउंट ऑफ फंड इसका। और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब जब आप मिक्स, रेशियो, कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें देखेंगे किसमें, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना है और इक्विटी कितना है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। इसके दो फॉर्मूले वाले जो फैक्टर्स हैं वो आप जरूर ध्यान से देख के जाएंगे। तो चैप्टर 9 तो मैंने ऑलमोस्ट सारा ही लिखा है, आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आगे बिल्कुल सिलेक्टिव करा दिया है। चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सारा लिखा है। जब चैप्टर 10 पे आएंगे तो वो तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। प्राइस जब आप पढ़ के जाएंगे 4 पीस के अंदर, तो प्राइसिंग के फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, इसमें प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट वगैरह आता है। देन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, पैकेजिंग, लेवलिंग, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, उनके फंक्शन क्या है, इनके बिना तो मतलब डाउट में चले जाओगे। प्रमोशन में आप प्रमोशन की टेक्निक्स पढ़ लीजिए कि रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी चीजें। रिबेट जो है वो अननेसेसरी, जो हमारे पास एक्सेसिव स्टॉक हो जाता है उसको क्लियर आउट करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्वांटिटी गिफ्ट क्या होता है, सारी चीजें आई होप आपको पता होंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं पता है तो जो भी मैंने आपको नंबर दिया है आप इसमें मैसेज करके फटाफट से इन वाले टॉपिक्स में, मैक्सिमम 2 से 3 टॉपिक्स है, हालांकि सबकी भी मिल सकती है। अगर आपका कल एग्जाम और कुछ भी छूट रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, उनके लेक्चर से आप इनको पढ़ सकते हैं। सारी चीजें इन डिटेल कवर कराई गई है। चैप्टर नंबर 11 में 2 ही चीजें पढ़ना, सेबी और ट्रेडिंग प्रोसीजर, क्योंकि जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे हट चुके हैं। मनी मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी हट गए और कैपिटल मार्केट में मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन वाले जो है वो भी सिलेबस से आपका आउट है, तो उसके भी क्वेश्चन आने के चांसेस 0 हैं। लेकिन एमसीक्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप बाद में फिर कंप्लेन करते रहिएगा। फिर चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं, कंज्यूमर के राइट्स पढ़ लीजिए सारे, और कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस इसके साथ एक टॉपिक और लिख दूं कि बताइए हमें कौन कौन सी चीजें, कंज्यूमर को जब वो कंप्लेन करेगा तो वापस में कौन कौन सी चीजें कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकता है, क्या रेमेडीज अवेलेबल है। या तो कोर्ट की डायरेक्शन आपसे पूछ लेगा तब भी आंसर वही होगा, या फिर आपसे पूछ लेगा रेमेडीज क्या अवेलेबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको पता होगा, कॉशियस कंज्यूमर, कैश मेमो हमेशा लेना है, क्वालिटी वगैरह का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हैं। कोर्ट के डिसीजन और रेमेडी में सेम चीज है, अगर आपका प्रोडक्ट हो गया है खराब तो सबसे पहले करेगा वो रिपेयर। अगर वो रिपेयर कर पाता है तो ठीक है, अदरवाइज करेगा उसको क्या रिप्लेस। अगर रिप्लेस भी नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा, रिफंड करेगा, प्लस उस आपको देगा कंपनसेशन। ये तो 4 पॉइंट्स जो है जो कंज्यूमर के लिए है। फिर सबक सिखाने के लिए कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा किसको, कंपनी को। कंपनी से बोलेगा नॉट टू फॉलो सच अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन फ्यूचर, और एक करेक्टिव एडवर्टीजमेंट इशू करिए जिसमें आप बताएंगे कि जो आपने क्लेम किया था वो गलत है। और लास्ट में कम से कम 5% ऑफ द डिफॉल्ट अमाउंट जो भी इन्वॉल्व है, जैसे मान लीजिए 10 लाख का डिफॉल्ट अमाउंट था तो उसका 5%, अगर 1 लाख का डिफॉल्ट अमाउंट था तो उसका 5%, 5000 या 50,000 जो भी केस है उसमें आप कम से कम कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो डालेंगे। ये कोर्ट की डायरेक्शन है और यही रेमेडीज अवेलेबल हैं। इसके आंसर आप जरूर ध्यान से पढ़ के जाएंगे। और एक पॉइंट और इसमें बता दूं मैं आपको कि वो जो हमारा 3 ट्रायल रिड्रेसल सिस्टम है उसको भी जरूर देख के जाए कि कितने टाइम बाद इसमें छोटा सा हिंट है, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कंज्यूमर किसी भी कोर्ट के डिसीजन से, फैसले से नाखुश है, जो कि 100% के स्टडीज में यही लिखा हुआ है कि वो अगले वाले में जा सकता है। 2 महीने बाद जा रहा है तो नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। टाइम है कि
कि आप डिस्ट्रिक्ट वाले से स्टेट पे जा रहे हो तो 45 दिन का टाइम है, स्टेट से नेशनल पे जा रहे हो तो 30, नेशनल से सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हो तो भी 30। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इसके इन डिटेल्ड एनालिसिस हम नहीं कर सकते, शॉर्ट है, कल एग्जाम है, और जिस भी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए कल के एग्जाम के लिए वो मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, जो भी चीज़ें आप बता सकते हैं मुझे। जितनी मैं अभी तक हेल्प हो चुकी है और जितने भी बच्चों ने नोट्स मांगे उनकी हेल्प हुई है। कॉमन डाउट्स जो मेरे पास आए थे वो मैंने आपको बता दिया कि स्टेप टू सॉल्व इन न्यूमेरिकल्स। इसमें प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को कि न्यूमेरिकल की वीडियो सारे बच्चे मांग रहे थे, प्लस बुक 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैंने आपको करा दिया और पिक्चर टेस्ट मैंने आपको करा दिया है। बढ़िया पेपर दीजिए, कोशिश करिए कि गलतियां ना करें आप पेपर में। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़े, केस स्टडी वगैरह 2 बार पढ़ें। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये जहाँ से भी आप पढ़ते हैं उन्होंने आपको बता दिया होगा कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो हम स्टार्टिंग में लिख देंगे बाद में भूल जाएंगे, तो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम स्टार्ट होने तक याद है वो एंड तक भी याद रहेंगे। किसी भी सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से उठा रही हो, सारे आंसर लिखते जाइए। सजेस्ट मैं ये करूंगा कि आप एमसीक्यू पहले कर लीजिए। उसका रीजन ये है कि आपके पास सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो फ्री है आपके। मतलब क्या है इसका, चलो इसको तो हम अभी छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि एमसीक्यू लास्ट में कर लेंगे, तो लास्ट का काम जल्दबाजी का होता है। 20 नंबर आपको सिक्योर करने श्योर एंड शॉर्ट, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में आप जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व कर लेंगे, तब आपका पेपर जो है इजी पेस पे सॉल्व होगा। जल्दबाजी में ना तो कभी केस स्टडी करें और ना कभी एमसीक्यू करें। जल्दबाजी में अगर कुछ करना है तो वो थ्योरी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो रिक्वायरमेंट पढ़िए केस स्टडी के अंदर की क्या रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में बोल रहा है। इतनी टिप्स है, बाकी जहां से आप पढ़ते हैं उन्होंने आपको समझाया होगा कि कैसे केस स्टडी वगैरह सॉल्व करते हैं। हेल्प के लिए मैंने आपको समझा दिया है। तो कल के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हैं और इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं।